हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। रूस ने हथियार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जो चाल चली है वह अब सीधे भारत और फ्रांस को निशाना बना रही है। रफाल को लेकर रूस ने ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है जिसमें पाकिस्तान के बयानों को हवा दी गई है। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है और अब रूस भी उसी जहर को दोहराता नजर आ रहा है। अब रूस भारत के सामने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 को पेश कर रहा है और इसके लिए उसने रफाल की क्षमता पर सवाल उठाते हुए एक गलत नैरेटिव गढ़ा है ताकि भारत पश्चिमी देशों के हथियारों से मोह भंग कर बैठे। रूस चाहता है कि भारत फिर से उसी पुराने सैन्य रिश्ते की ओर लौट आए जिसमें भारत उसकी सबसे बड़ी मार्केट हुआ करता था। रूस की ये रणनीति पाकिस्तान के पक्ष में झुककर भारत को बार बार सलाह देना, भारत को मंजूर नहीं। हाल ही में रूस ने इंडो पैसिफिक शब्द पर भी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि इससे भारत चीन के बीच दरार पड़ती है। सवाल उठता है, क्या इंडो शब्द से भी अब दिक्कत है? भारत के स्वाभिमान से खिलवाड़ करने की ये कीमत रूस को चुकानी पड़ सकती है। उधर पश्चिमी प्रतिबंधों से तिलमिलाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले को लेकर धमकी दे दी है। ये बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ व्यापार पर धमकी देते दिखे, वहीं भारत, रूस और ईरान ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए चाबहार पोर्ट और INSTC प्रोजेक्ट को और तेजी से आगे बढ़ाया है। ये साफ इशारा है, अब भारत किसी की धमकी से नहीं डरता। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। देखिए, रूस के सरकारी मीडिया चैनल RT ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्रांस के राफेल जेट को लेकर सनसनीखेज दावे करने शुरू कर दिए हैं। ये वही राफेल हैं जिनकी ताकत का प्रदर्शन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में किया था, लेकिन रूस अब पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है और खुलेआम उसके झूठे दावों को अपने सरकारी प्लेटफॉर्म पर जगह दे रहा है। रूस के RT चैनल ने दावा किया कि फ्रांस के राफेल फाइटर जेट उतने प्रभावी नहीं हैं जितना प्रचार किया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि इंडोनेशिया अपनी राफेल डील को लेकर अब दोबारा सोच सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि यही झूठा दावा पाकिस्तान लगातार फैला रहा है और अब रूस की मीडिया उसी को आगे बढ़ा रही है। दरअसल रूस अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों को बेचने के लिए बेताब है। वह इसे 5वीं पीढ़ी का गेम चेंजर विमान बता रहा है और राफेल तथा अमेरिका के F-35 से बेहतर साबित करने में जुटा है। लेकिन इसी प्रयास में उसने अब भारत की छवि पर चोट करना शुरू कर दिया है। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। सोवियत संघ के दौर में रूस ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत का साथ दिया था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चीन का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है और यही कारण है कि वह पाकिस्तान को समर्थन देकर भारत को नजरअंदाज कर रहा है। भारत ने रूस से अब तक सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। यहां तक कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से अरबों डॉलर का तेल भी खरीदा। लेकिन अब वही रूस भारत के राफेल पर सवाल उठा रहा है ताकि अपने पुराने सुखोई विमानों को बेच सके। इससे साफ होता है कि रूस अब तटस्थ पर्यवेक्षक नहीं बल्कि रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। रूस को डर है कि भारत अब पश्चिमी देशों की तरफ तेजी से झुक रहा है। अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत की रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रूस को अपना हथियार बाजार खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए उसने प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रफाल भारत की शान है और यही रूस की जलन की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। आप सब जानते हैं, रफाल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, भारत के आत्मविश्वास और आकाश में दबदबे का प्रतीक बन चुका है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर से लेकर कई मिशनों में रफाल ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, उससे पूरी दुनिया को समझ आ चुका है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ता। यही वजह है कि भारत अब और भी अधिक रफाल खरीदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन रूस को यह कदम खटक रहा है। रूस चाहता है कि भारत फिर से पूरी तरह उसके हथियारों पर निर्भर हो जाए जैसे कभी हुआ करता था। रूस और अमेरिका दोनों की जलन एक जैसी है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका और रूस दोनों देशों की मीडिया रफाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटी है। रूस चाहता है कि भारत उसके सुखोई और दूसरे फाइटर जेट को चुने, पर भारत अब आत्मनिर्भर भारत की राह पर है। वो अपनी शर्तों पर खेलेगा, किसी की मर्जी से नहीं। रूस की सरकारी मीडिया ने रफाल की क्षमता पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट छापी जिसमें पाकिस्तान के बयानों को हवाला दिया गया। सोचिए, वो पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें करता है,
अब उसी के बयान को रूस जैसे पुराने दोस्त प्रचारित कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से परेशान रूस अब किसी भी हाल में अपने हथियार बेचना चाहता है, पर भारत को नीचा दिखाकर, पाकिस्तान की भाषा बोलकर कोई भी देश भारत से विश्वास नहीं जीत सकता। उधर मॉस्को से आई एक बड़ी खबर ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। रूस ने पहली बार अपने अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57M को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ हवा में उतारा है। 15 मई को भरी गई यह उड़ान रूस की वायुसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। यह विमान मूल सुखोई 57 का अपग्रेडेड संस्करण है, जो रूस के पाक FA कार्यक्रम का हिस्सा है। पहली बार 2010 में उड़ान भरने वाला सुखोई 57 अब तक तकनीकी चुनौतियों और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझता रहा। यूरी स्लीसर के अनुसार वर्ष 2023 तक रूस को केवल 12 सुखोई 57 मिले थे। 2024 में 20 और विमान तैयार करने की योजना थी, लेकिन उसकी जानकारी सामने नहीं आई। अब भारत के लिए सवाल यह है कि क्या वह सुखोई 57M को खरीदेगा। एरो इंडिया 2025 में रूस ने भारत को इसके वेरिएंट के सह उत्पादन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत का फोकस अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर है। फिर भी भारत की तत्काल जरूरतों को देखते हुए सीमित संख्या में सुखोई 57 की खरीद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस आज अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को सुपरस्टार बनाने में जुटा है। तरह तरह के लुभावने फीचर जोड़े जा रहे हैं, जैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज, हाई एंड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। रूस भारत को बार बार ऑफर दे रहा है कि आओ इस प्रोजेक्ट में साथ काम करो, हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे, प्रोडक्शन इंडिया में कर लो, फायदा भी उठाओ। सवाल उठता है, क्या भारत को झुकना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत खुद का AMCA बना रहा है, जो तकनीक में किसी भी विदेशी फाइटर से कम नहीं होगा। AMCA न सिर्फ भारत का पहला फुली स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है, बल्कि ये भविष्य में एक्सपोर्ट हॉटकेक भी बन सकता है। रूस को समझ आ गया है कि अगर भारत ने AMCA पूरी तरह सफल बना लिया तो न सिर्फ रूस की हथियार मार्केट में पकड़ कमजोर पड़ेगी, बल्कि वो सबसे बड़े ग्राहक को भी खो देगा। इसलिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है, कभी टेक्नोलॉजी का लालच, कभी रफाल के खिलाफ अफवाह और कभी पाकिस्तान के झूठ को हवा देना। पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें करता है, अब उसी के बयान को रूस जैसे पुराने दोस्त प्रचारित कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से परेशान रूस अब किसी भी हाल में अपने हथियार बेचना चाहता है, पर भारत को नीचा दिखाकर, पाकिस्तान की भाषा बोलकर कोई भी देश भारत से विश्वास नहीं जीत सकता। उधर मॉस्को से आई एक बड़ी खबर ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। रूस ने पहली बार अपने अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57M को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ हवा में उतारा है। 15 मई को भरी गई यह उड़ान रूस की वायुसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। यह विमान मूल सुखोई 57 का अपग्रेडेड संस्करण है, जो रूस के पाक FA कार्यक्रम का हिस्सा है। पहली बार 2010 में उड़ान भरने वाला सुखोई 57 अब तक तकनीकी चुनौतियों और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझता रहा। यूरी स्लीसर के अनुसार वर्ष 2023 तक रूस को केवल 12 सुखोई 57 मिले थे। 2024 में 20 और विमान तैयार करने की योजना थी, लेकिन उसकी जानकारी सामने नहीं आई। अब भारत के लिए सवाल यह है कि क्या वह सुखोई 57M लिया गया है। अब चर्चा है कि यूरोपीय यूनियन और G7 देश रूस की फ्रीज की गई $300 अरब की संपत्तियों को जब्त करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा बेल्जियम में रखा गया है, जिसमें रूस के सेंट्रल बैंक के $198 अरब शामिल हैं। लेकिन चिंता यह है कि इससे यूरो और यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम की साख पर असर न पड़े। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। पुतिन और ट्रंप के बीच 2 घंटे की लंबी चर्चा हुई। पुतिन ने कहा, अगर सही शर्तों पर समझौता होता है तो सीज फायर संभव है। उधर रूस पर प्रतिबंध लगने के पहले मॉस्को से आई यह बड़ी खबर पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रूस के पास इतना सामर्थ्य है कि बिना न्यूक्लियर बटन दबाए ही वह अपने सभी अभियान पूरे कर सकता है। पुतिन ने स्टेट टीवी को दिए इंटरव्यू में 2 टूक कहा है कि कुछ ताकतें रूस को परमाणु युद्ध की ओर धकेलना चाहती थीं, लेकिन हम इस जाल में नहीं फंसे। हमारा मिशन यूक्रेन संकट के मूल कारणों को खत्म करना है, दीर्घकालिक शांति और रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान का मकसद सिर्फ सीमा विस्तार नहीं,
बल्कि रूस की सुरक्षा और वहां की रूसी आबादी के अधिकारों की रक्षा है। इस संकट का हल तभी निकलेगा जब रूस के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के 139 से ज्यादा इलाकों पर हमले कर चुकी है, लेकिन पुतिन का दावा है कि वह शांति के पक्षधर हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि हम अमेरिका की सोच और उसके राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हैं, हमें भी उसी तरह का सम्मान चाहिए, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि रूस अब अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इधर भारत ने अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को साथ लिया है। अमेरिका चाहे जितनी भी धमकियां दे, भारत, रूस और ईरान अब किसी के इशारों पर चलने वाले नहीं हैं। ट्रंप हो या बाइडन, अमेरिका की नीति हमेशा से ये रही है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसके फायदे के हिसाब से चले, लेकिन इस बार जो तस्वीर बन रही है वो अमेरिका के लिए एक कड़वा सच और भारत के लिए एक स्वाभिमानी संदेश है। अमेरिका बार बार ईरान पर प्रतिबंध लगाकर भारत को धमकी देता है कि इस प्रोजेक्ट से पीछे हटो, लेकिन भारत ने न सिर्फ इस दबाव को नकारा है बल्कि और तेजी से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। ट्रंप हमेशा से ये चाहते हैं कि दुनिया उनके इशारे पर चले, उनके दोस्त ही ताकतवर रहें और जो उनके खिलाफ जाए उसे धमकी मिले। लेकिन भारत, रूस और ईरान की त्रिमूर्ति ने अब अमेरिका को ये साफ कर दिया है कि नया विश्व क्रम बन रहा है और इसमें अमेरिका की मनमानी अब नहीं चलेगी। 18 मई को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान के बीच टेलीफोन पर एक खास बातचीत हुई। इस बातचीत में चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC को प्राथमिकता दी गई। डोभाल ने साफ कहा कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता में ईरान की भूमिका को सराहता है। चाबहार पोर्ट से भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर सीधे मध्य एशिया पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी है। चाबहार को ग्वादर पोर्ट की टक्कर माना जा रहा है, जिसे चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत विकसित कर रहा है। भारत ने चाबहार में पहले ही 3,750 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी। साथ ही 6 मोबाइल हार्बर क्रेन और भारी उपकरण टी भेज चुका है। ईरान ने सहयोग की सराहना की और इसे तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही। INSTC डील भारत, ईरान और रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में की थी। यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टीमोडल कॉरिडोर भारत को यूरोप और रूस तक जोड़ेगा। इससे 40% समय और 30% लागत की बचत होगी। ईरान इस कॉरिडोर के जरिए ट्रांजिट हब बनकर उभर रहा है। ट्रंप सरकार ने फरवरी 2025 में चाबहार को दी गई छूट वापस ले ली थी। इससे भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा। फिर भी भारत पीछे नहीं हटा। डोभाल और अहमदियान की बात से साफ है कि भारत अब पाक को चारों ओर से घेरने में लगा है। चाबहार अब भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला सपना बन चुका है। फारस की खाड़ी में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मजबूती मिल रही है और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच संभव हो रही है। इसी बीच मॉस्को से आई बड़ी खबर ने मानवाधिकार संगठनों को हिलाकर रख दिया है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को अवांछित घोषित कर दिया है। रूसी अभियोजक जनरल के कार्यालय ने साफ कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल रूस विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। संगठन यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, संघर्ष बढ़ा रहा है और पश्चिमी फंडिंग के जरिए क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है। अब रूस में कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ा पाया गया तो उस पर मुकदमा चलेगा। यह सब रूस के 2015 के उस कानून के तहत हो रहा है जिसके अनुसार किसी अवांछित संगठन से संबंध रखना भी अपराध माना जाता है। गौरतलब है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में एक रिपोर्ट में रूस पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए थे और यूक्रेन पर उसके हमलों की निंदा की थी। इससे पहले भी रूस ग्रीन पीस और अमेरिकी सरकार से जुड़े ब्रॉडकास्टर RFE/RL जैसे 223 संगठनों को बैन कर चुका है। यह फैसला रूस में सक्रिय पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और आलोचकों पर दबाव बढ़ाने की एक और बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुतिन सरकार अब हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो उसकी कार्रवाई पर सवाल उठाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।